अपना इनसाइट लर्नर में आपका स्वागत है। तो आज हम क्लास 9 का चैप्टर 5 पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है पेस्टोरलिस्ट्स इन द मॉडर्न वर्ल्ड। तो चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले आइए हम जान लेते हैं कि इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो इस चैप्टर में जो है हम इंडिया और अफ्रीका के माउंटेन्स और डिजर्ट्स, इसके अलावा प्लेन्स और प्लेट्यूज में पेस्टोरलिस्ट्स मतलब चरवाहे का जो मूवमेंट है उसको ट्रैक करेंगे। इन दोनों एरिया में पेस्टोरलिस्ट कम्युनिटी जो है वो पॉपुलेशन का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। फिर भी रेयरली ही जो है हम उनके जीवन का स्टडी करते हैं और उनका जो हिस्ट्री है वो बुक्स के पन्नों में शामिल नहीं हो पाता। तो इस चैप्टर में जो है आपको पता चलेगा कि उनका लाइफ जो है कैसे अफेक्ट हुआ जब फॉरेस्ट पर कंट्रोल जो है एस्टेब्लिश किया गया, एग्रीकल्चर को जो है एक्सपैंड किया गया और ग्रेजिंग फील्ड में जो है डिक्लाइन आया। ये जो चैप्टर है ये आपको उनके मूवमेंट के पैटर्न को बताएगा, अदर कम्युनिटीज के साथ उनके रिलेशनशिप कैसे थे ये भी बताएगा। इसके अलावा ये भी बताएगा कि वे जो हैं चेंजिंग सिचुएशन के अनुसार अपने आप को कैसे एडजस्ट करते थे। तो इन सब बारे में आपको जानने का मौका मिलेगा और जब तक हम इन डाइवर्स कम्युनिटीज और लोगों के जीवन में आ रहे चेंजेस को देखना और समझना शुरू नहीं करेंगे तब तक इस बात को अच्छी तरह से नहीं समझ पाएंगे कि आज जो दुनिया है वो कैसे बनी है। इसी थॉट के साथ बिना देर किए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो हम सबसे पहले जानेंगे नोमैडिक पेस्टोरलिस्ट के बारे में। तो ये जो नोमैड होते हैं वे ऐसे लोग होते हैं जो किसी एक जगह टिक कर नहीं रहते बल्कि रोजी रोटी की जुगाड़ में यहाँ से वहाँ घूमते रहते हैं। हम जो है देश के कई हिस्सों में नोमैडिक पेस्टोरलिस्ट को जो है अपने जानवरों के साथ आते जाते देख सकते हैं। नोमैडिक पेस्टोरलिस्ट के किसी टोली के पास गोट और सीप मतलब कि बकरियां और भेड़ का झुंड होता है या फिर कैमल और कैटल मतलब कि ऊंट या मवेशी जो है वो रहते हैं। जब आप उन्हें देखते हैं और उन्हें देखकर आपने कभी ये सोचा है कि वे कहां से आए हैं और कहां जा रहे हैं? क्या आपको पता है कि वे कैसे रहते हैं, उनकी आमदनी के साधन क्या हैं या उनका अतीत क्या था? तो पेस्टोरलिस्ट को जो है हिस्ट्री की बुक्स में जो है रेयरली ही जगह मिल पाती है। जब भी आप इकोनॉमी के बारे में पढ़ते हैं, फिर चाहे वो हिस्ट्री की क्लास हो या फिर इकोनॉमिक्स की, आप जो है वहां सिर्फ एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री के बारे में जानते हैं। कभी कभी तो आपको आर्टिसंस के बारे में भी पढ़ने को मिल जाता है, लेकिन पेस्टोरलिस्ट के बारे में जो है पढ़ने लिखने को ज्यादा कुछ नहीं मिलता, मानो उनकी जिंदगी का कोई मतलब नहीं हो। अक्सर जो है यह मान लिया जाता है कि वे ऐसे लोग हैं जिनके लिए आज की मॉडर्न सोसाइटी में जो है कोई जगह नहीं है, जैसे कि उनका दौर जो है बीत चुका हो। तो चलिए इस चैप्टर में देखते हैं कि इंडिया और अफ्रीका जैसे समाजों में पेस्टोरलिस्ट का कितना महत्व है। यहाँ हमें यह भी जानने को मिलेगा कि कॉलोनाइजेशन के कारण जो है उन पर कितना असर पड़ा है और इन कम्युनिटीज ने जो है मॉडर्न सोसाइटी के दबाव का किस तरह से सामना किया है। तो चलिए इसके बारे में हम जानते हैं। इस कड़ी में सबसे पहले हम भारत और बाद में अफ्रीका के पेस्टोरलिस्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और हमारा जो पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है पेस्टोरल नोमैड्स एंड देयर मूवमेंट्स, और इसको जो है सबसे पहले हम माउंटेन्स में जानेंगे। तो जम्मू एंड कश्मीर के गुज्जर बकरवाल जो कम्युनिटी है उनके लोग गोट और सीप मतलब कि बकरियां और भेड़ के बड़े बड़े झुंड रखते हैं। इन कम्युनिटी के जो अधिकतर लोग होते हैं वो अपने एनिमल्स के लिए पेस्चर की तलाश में भटकते भटकते 19वीं सेंचुरी में यहाँ आए थे। जैसे जैसे समय बीतता गया वे यहीं के होकर रह गए, मतलब कि यहीं बस गए। इसके बाद वे जो हैं सर्दी गर्मी के हिसाब से अलग अलग ग्रेजिंग ग्राउंड पर जाने लगे। विंटर में जब ऊंची पहाड़ियां जो हैं वो बर्फ से ढक जाती थी तो वे जो हैं शिवालिक की निचली पहाड़ियों में आकर
डेरा डाल लेते और निचली इलाकों में मिलने वाली जो सूखी झाड़ियां होती थी वह जो है उनके जानवरों के लिए चारा बन जाती। इसके बाद अप्रैल के अंत तक जो है वे नॉर्थ में समर ग्रेजिंग ग्राउंड्स के लिए जाने लगते। इस सफर में जो है कई परिवार काफिला बनाकर साथ साथ चलते थे। वे जो हैं पीर पंजल के पास को पार करते हुए कश्मीर की घाटी में पहुंच जाते और जैसे ही गर्मियां शुरू होती जो बर्फ की मोटी चादर है वो पिघलने लगती और चारों तरफ हरियाली छा जाती। इन दिनों में यहाँ जो उगने वाली तरह तरह की घास मतलब कि ग्रास जो होती थी वह मवेशियों मतलब कि एनिमल्स का जो है वो पेट भर देती थी और उन्हें जो है सेहतमंद खुराक भी मिल जाता था। इसके बाद सितंबर के अंत में बकरवाल जो है एक बार फिर जो है अपना बोरिया बिस्तर सिमटने लगते। इस बार वे वापस जो है अपने विंटर वाले ठिकानों की तरफ नीचे की ओर चले जाते और जब पहाड़ियों की चोटी पर बर्फ जो है जमने लगती तो वे जो है निचली पहाड़ियों की शरण में चले जाते। तो इस तरह से उनका आना जाना लगा रहता था। पास के माउंटेन में ही पैस्टोरलिस्ट का एक और कम्युनिटी जो है रहता था। हिमाचल प्रदेश के इस कम्युनिटी को जो है गद्दी शेफर्ड कहते हैं। ये लोग भी जो हैं वो मौसम के उतार चढ़ाव का सामना करने के लिए इसी तरह से सर्दी गर्मी के हिसाब से अपनी जगह जो है बदलते रहते थे। वे लोग भी जो हैं शिवालिक की निचली पहाड़ियों में अपने जानवरों को जो है झाड़ियों में चराते हुए जाड़ा मतलब कि विंटर जो है बिताते थे और अप्रैल आते आते वे जो हैं नॉर्थ की तरफ चल पड़ते और पूरी गर्मियां जो है लाहौल और स्पीति में बिता देते। इसके बाद जब बर्फ जो है पिघलती और ऊंचे पासे जो है खुल जाते तो उनमें से बहुत सारे जो हैं वो ऊपरी पहाड़ियों में स्थित घास के मैदान मतलब जो ग्रास के ग्राउंड होते थे उसमें पहुंच जाते थे और सितंबर तक जो है वे दोबारा वापस चल पड़ते। वापसी में जो है वे लाहौल और स्पीति के गांव में जो है एक बार फिर कुछ समय के लिए रुकते। इस बीच जो है वे गर्मियों की फसल काटते और विंटर की जो फसलें हैं उसकी बुआई करके आगे बढ़ जाते। यहाँ से जो है वे अपने जानवरों को लेकर शिवालिक की पहाड़ियों में विंटर ग्रेजिंग ग्राउंड में चले जाते और अगले अप्रैल तक जो है वे अपने गोट और सीप को लेकर दोबारा समर ग्रेजिंग ग्राउंड की तरफ रवाना हो जाते। आइए अब जरा ईस्ट की तरफ चले। गढ़वाल और कुमाऊं के कैटल हर्डर जो हैं वो विंटर में भाबर के सूखे जंगलों की तरफ और गर्मियों में ऊपरी घास के मैदान बुग्याल की तरफ चले जाते थे। अगर हम भाबर की बात करें तो ये जो है वो गढ़वाल और कुमाऊं के इलाके में पहाड़ियों के निचले हिस्से के आसपास पाए जाने वाला सूखे जंगलों का इलाका होता है। और अगर हम बुग्याल की बात करें तो ये जो है वो ऊंचे पहाड़ों में स्थित घास के मैदान होते हैं। इनमें से बहुत सारे हरे भरे पेस्चर की तलाश में 19वीं सेंचुरी में जो है जम्मू से यूपी की पहाड़ियों में आए थे और बाद में जो है यहीं बस गए। सर्दी गर्मी के हिसाब से हर साल पेस्चर बदलते रहने का ये जो चलन है वो हिमालय के पर्वतों में रहने वाले बहुत सारे पेस्टोरल कम्युनिटी में दिखाई देता था। यहाँ के भोटिया, शेरपा और किन्नौरी कम्युनिटी के लोग जो हैं वो भी इसी तरह के पेस्टोरलिस्ट थे। ये सभी कम्युनिटी जो है वो सीजनल चेंज के हिसाब से खुद को ढालते थे और अलग अलग इलाकों में पड़ने वाली पेस्चर का जो है बहुत ही बेहतरीन इस्तेमाल करते थे। और जब एक पेस्चर की हरियाली जो है खत्म हो जाती थी या फिर इस्तेमाल के काबिल नहीं रह जाता था तो वे जो है किसी और पेस्चर की तरफ चले जाते थे। इस कंटिन्यूअस मूवमेंट के कारण पेस्चर जो है वो जरूरत से ज्यादा मतलब ओवरयूज से जो है बच जाते थे और उनमें जो है दोबारा हरियाली वो जिंदगी भी लौट आती थी मतलब कि वे रिकवर हो जाते थे।
तो आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करेंगे पेस्टोलिस्ट की प्लेट्यू, प्लेन्स और डिजर्ट्स में। तो ये जो पेस्टोलिस्ट होते हैं ये सिर्फ पहाड़ों में ही नहीं रहते थे, ये जो हैं प्लेट्यू, प्लेन और डिजर्ट में भी बहुत संख्या में मौजूद थे। धंगर्स जो हैं वो महाराष्ट्र का एक जाना माना पेस्टोरल कम्युनिटी है। 20वीं सेंचुरी की शुरुआत में इस कम्युनिटी की जो आबादी थी वो लगभग 4,67,000 थी। उनमें से ज्यादातर जो हैं वो शेफर्ड थे, मतलब कि चरवाहे थे। हालांकि कुछ लोग जो हैं वो कंबल और चादरें भी बनाते थे, जबकि कुछ जो हैं वो बफेलो मतलब कि भैंस को पालते थे। धंगर शेफर्ड जो हैं वो बरसात के दिनों में महाराष्ट्र के सेंट्रल प्लेट्यू में रहते थे। यह जो है एक सेमी एरिड इलाका था जहां बारिश जो है बहुत ही कम होती थी और मिट्टी भी जो है वो खास उपजाऊ नहीं थी, मतलब कि खास कोई फर्टाइल नहीं थी। चारों तरफ सिर्फ थोरनी मतलब कि कंटीली जो है झाड़ियां होती थी। बाजरे जैसी सूखी फसल मतलब कि जो ड्राई क्रॉप्स होती है उसके अलावा यहाँ और कुछ नहीं उगता था। और मानसून में यह जो है वह धंगरों के जानवरों के लिए एक विशाल ग्रेजिंग ग्राउंड बन जाता था। अक्टूबर के आसपास धंगर जो है वो बाजरे की कटाई मतलब कि हार्वेस्ट करते थे और चारगाहों की तलाश में मतलब कि पेस्चर की तलाश में जो है वो वेस्ट की तरफ चल पड़ते थे। करीब महीने भर पैदल चलने के बाद जो है वे कोंकण के इलाके में जाकर डेरा डाल देते थे। यह जो इलाका था वो अच्छी बारिश और उपजाऊ मिट्टी की बदौलत जो है खेती खूब होती थी। कोंकणी पीजेंट्स भी जो हैं इन चरवाहों का मतलब कि शेफर्ड का जो है दिल खोलकर स्वागत करते थे। जिस समय धंगर जो है वो कोंकण पहुंचते थे उसी समय कोंकण के किसानों को जो है खरीफ की फसल काट कर अपने खेतों को रबी की फसल के लिए दोबारा उपजाऊ बनाना होता था। धंगरों के जो जानवर होते थे वो खरीफ की कटाई के बाद खेतों में बची रह गई स्टबल को खाते थे और उनके गोबर से जो है खेतों को खाद मिल जाता था। अगर हम स्टबल की बात करें तो यह जो है वो पौधे की कटाई के बाद जमीन में रह जाने वाला जड़ होता है। इसके बाद जो कोंकणी किसान होते थे वो जो है धंगरों को चावल भी देते थे जिन्हें वे वापस जो है अपने प्लेट्यू के इलाके में ले जाते थे, क्योंकि वहां जो है इस तरह के अनाज बहुत ही कम होते थे। फिर मॉनसून की बारिश शुरू होते ही धंगर जो है वो कोंकण और कोस्टल एरिया छोड़कर ड्राई प्लेट्यू की तरफ लौट जाते थे, क्योंकि सीप्स मतलब कि भेड़ें जो हैं वो गीले मॉनसून कंडीशन को बर्दाश्त नहीं कर पाती हैं। तो ये तो हमने महाराष्ट्र में पेस्टोलिस्ट के बारे में जाना और अब हम जो है कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में देखेंगे। तो कर्नाटका और आंध्र प्रदेश में जो है ड्राई सेंट्रल प्लेट्यू जो था वह स्टोन और ग्रास से कवर्ड था। इनमें कैटल, गोट और सीप का ही जो है बसेरा था। यहाँ गोल्ला कम्युनिटी के लोग जो है वो गाय भैंस मतलब कि कैटल को जो है पालते थे, जबकि कुरुमा और कुरबा जो कम्युनिटी थी वह सीप, गोट पालते थे और हाथ के बुने हुए कंबल जो है बेचते थे। और ये जो लोग थे ये जंगलों और छोटे छोटे खेतों के आसपास रहते थे। वे जो हैं अपने जानवरों की देखभाल के साथ साथ कई दूसरे काम धंधे भी करते थे। अगर हम इनका कंपैरिजन जो है माउंटेन पेस्टोलिस्ट से करें तो ये उनके बिल्कुल अलग थे, क्योंकि यहाँ के जो पेस्टोलिस्ट थे वो एक स्थान से दूसरे स्थान जो जाना होता था उनका वो सर्दी गर्मी से उनका तय नहीं होता था, बल्कि ये लोग जो हैं वो बरसात और सूखे मौसम के हिसाब से अपनी जगह बदलते थे। ड्राई सीजन में जो है वे कोस्टल एरिया की तरफ चले जाते थे, जबकि बरसात शुरू होने पर वे वापस चल देते थे। मॉनसून के दिनों में कोस्टल एरिया में जिस तरह के जो गीले दलदली हालात पैदा हो जाते थे
वे सिर्फ जो है बफेलो मतलब कि भैंसों को ही रास आ सकते थे। इसलिए ऐसे समय में जो है बाकी जानवरों को ड्राई प्लेट्यू इलाकों में ले जाना जरूरी था। वहीं ग्रेजियर्स मतलब कि चरवाहों में जो है एक जाना पहचाना नाम जो है बंजारों का भी है। बंजारे जो हैं उत्तर प्रदेश, पंजाब, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के कई इलाके में रहते थे। ये लोग जो हैं वे बहुत दूर दूर तक चले जाते थे और रास्ते में जो है अनाज और चारे के बदले जो है गांव वालों को खेत जोतने वाले जानवर और दूसरी चीजें बेचते जाते थे। वे जो है जहां भी जाते थे अपने जानवरों के लिए अच्छे पेस्च्योर लैंड की जो खोज है उसमें हमेशा रहते थे। अब चलिए जरा राजस्थान में नजर डालें। तो राजस्थान के रेगिस्तान में मतलब कि डिजर्ट में जो है राइका कम्युनिटी रहता था। इस इलाके में जो है बारिश का कोई भरोसा नहीं था, होती भी थी तो बहुत कम। इसलिए खेती की जो उपज है हर साल घटती बढ़ती रहती थी। बहुत सारे इलाकों में तो दूर दूर तक कोई फसल होती ही नहीं थी। इसके चलते राइका जो है वो खेती के साथ साथ पेस्टोरलिज्म का भी काम करते थे। बरसात में तो बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर और बीकानेर के जो राइका थे वे अपने गांवों में ही रहते थे, क्योंकि इस दौरान उन्हें जो है पेस्च्योर मतलब कि चारा जो है वही मिल जाता था। पर अक्टूबर आते आते ये जो ग्रेजिंग ग्राउंड है ये सूखने लगते थे। इसलिए ये लोग जो हैं नए पेस्च्योर लैंड की तलाश में दूसरे इलाकों की तरफ निकल जाते थे और अगली बरसात में ही वापस लौटते थे। इन्हीं रैकाज में से एक ग्रुप जिसे मारू कहा जाता है वे जो है कैमल को पालते थे, जबकि कुछ जो हैं वो सीप और गोट को पालते थे। इस तरह हम देख सकते हैं कि पेस्टोरल ग्रुप की जो जिंदगी है वो कई चीजों के बारे में काफी सोच विचार करके आगे बढ़ती थी। उन्हें इस बात का हमेशा ख्याल रखना पड़ता था कि उनके जो जानवर हैं वे एक इलाके में कितने दिन तक रह सकते हैं और उन्हें कहाँ पानी मिलेगा, कहाँ पेस्च्योर मिलेगा, ये सब भी ध्यान रखना पड़ता था। उन्हें जो है न केवल एक इलाके से दूसरे इलाके में जाने का सही समय चुनना पड़ता था, बल्कि ये भी देखना पड़ता था कि उन्हें किन इलाकों में गुजरने की छूट मिल पाएगी और किन इलाकों से नहीं। सफर के दौरान उन्हें रास्ते में पड़ने वाले जो गांव के किसान थे उनसे भी अच्छे संबंध बनाने पड़ते थे, ताकि उनके जो जानवर हैं वो किसानों के खेतों में घास चर सके और उनको उपजाऊ बनाते चले। उन्हें जो है अपनी रोजी रोटी की जुगाड़ में खेती, व्यापार मतलब कि ट्रेड और हर्डिंग ये सारे काम जो है करने पड़ते थे। आइए अब देखें कि कॉलोनियल रूल के दौरान जो है पेस्टोरलिस्ट का जीवन किस तरह से बदला। तो हमारा अगला टॉपिक है कॉलोनियल रूल एंड पेस्टोरल लाइफ। तो कॉलोनियल रूल के दौरान जो है पेस्टोरलिस्ट की जिंदगी में गहरे बदलाव आए। उनके जो ग्रेजिंग ग्राउंड थे वे सिमट गए मतलब कि कम हो गए। उनके मूवमेंट को जो है रेगुलेट किया जाने लगा और वे जो रेवेन्यू पे करते थे उसमें भी काफी वृद्धि हुई। खेती में जो उनका हिस्सा था वो घटने लगा और उनका ट्रेड और क्राफ्ट पर भी बहुत असर पड़ा। आइए देखें कि यह सब कैसे और क्यों हुआ। पहला रीजन ये था कि कॉलोनियल स्टेट जो है वो चाहती थी कि सारे ग्रेजिंग ग्राउंड को जो है वो ट्रांसफॉर्म करके कल्टीवेटेड फार्म बना दिया जाए, मतलब कि खेती की जमीन में तब्दील कर देना चाहती थी। और लैंड रेवेन्यू जो है उसका मेन सोर्स था फाइनेंस का। इसी कारण कल्टीवेशन को एक्सपैंड करके वो अपना रेवेन्यू कलेक्शन जो है इंक्रीज करना चाहती थी। इतना ही नहीं, इससे जूट, कॉटन, वीट और अदर एग्रीकल्चर जो प्रोड्यूस है उसमें इजाफा हो जाता, जिनकी इंग्लैंड में जो है बहुत ज्यादा जरूरत रहती थी। कॉलोनियल ऑफिशियल के लिए जो है जितने भी अनकल्टिवेटेड लैंड होते थे उनके लिए वे अनप्रोडक्टिव होते थे, क्योंकि इससे जो है ना ही वे रेवेन्यू कलेक्ट कर सकते थे और ना ही उस पर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस होता था। इसलिए जो अंग्रेज थे ऐसी जमीन को जो है बेकार मानते थे और उसे जो है खेती के लायक बनाना चाहते थे।
इसी बात को ध्यान में रखते हुए 19वीं सेंचुरी के मिड से देश के बहुत सारे भागों में वेस्टलैंड रूल्स को जो है इनेक्ट किया गया। मतलब कि इसके संबंध में जो है नए नियम बनाए जाने लगे। इन कायदे कानूनों के जरिए जो है सरकार अनकल्टिवेटेड लैंड को जो है अपने कब्जे में लेकर कुछ खास लोगों को सौंपने लगी। इन लोगों को जो है कई तरह के कंसेशंस दिए गए और इस जमीन को खेती के लायक बनाने और उस पर खेती करने के लिए जमकर बढ़ावा दिया गया। इन्हीं में से कुछ लोगों को जो है गांव का हेडमैन मतलब कि मुखिया बना दिया गया। इस तरह कब्जे में ली गई ज्यादातर जो जमीन है वो पेस्टुलिस्ट की थी, जिनका पेस्टुलिस्ट जो है वो नियमित रूप से इस्तेमाल किया करते थे। इस तरह खेती के बढ़ने से जो है पेस्चर जो है कम होने लगी और पेस्टुलिस्ट के लिए समस्याएं पैदा होने लगी। तो ये तो हमने पहला रीजन देखा। अब हम बात करेंगे दूसरे रीजन की। तो 19वीं सेंचुरी के मिड तक आते आते बहुत सारे फॉरेस्ट एक्ट जो हैं वो इनेक्ट कर दिए गए थे, मतलब कि लागू कर दिए गए थे बहुत सारे प्रोविंसेस में। इन एक्ट के जरिए सरकार ने जो है ऐसे कई जंगलों को रिजर्व फॉरेस्ट घोषित कर दिया जहां देवदार या साल जैसी कीमती लकड़ी जो है पैदा होती थी। इन जंगलों में जो है पेस्टुलिस्ट के घुसने पर पाबंदी लगा दी गई। वहीं कुछ फॉरेस्ट को जो है प्रोटेक्टेड घोषित कर दिया गया। इन फॉरेस्ट में जो है कुछ कस्टमरी ग्रेजिंग राइट जो थे पेस्टुलिस्ट के उसको ग्रांट किया गया, लेकिन उनका जो मूवमेंट है वो बहुत ही ज्यादा हद तक रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया। कॉलोनियल ऑफिशियल को लगता था कि पशुओं मतलब कि जानवरों के चरने से जो है छोटे जंगली पौधे और पेड़ों की जो नई सैपलिंग है वो जो है नष्ट हो जाती है। उनकी राय में जो पेस्टुलिस्ट के जानवर हैं वो छोटे पौधों को जो है कुचल देते हैं और सैपलिंग को जो है खा जाते हैं, जिससे नए पेड़ों की बढ़त रुक जाती है। यही सब कारणों के कारण वे जो है काफी उनकी मूवमेंट जो है रेस्ट्रिक्ट करते थे। तो हम देख सकते हैं कि ये जो फॉरेस्ट एक्ट थे इन्होंने पेस्टुलिस्ट का जो लाइफ है उसको चेंज कर दिया। अब जो है उन जंगलों में जाने से उन्हें रोक दिया गया जो पहले उनके जानवरों के लिए बहुत ही अच्छा चारे का साधन था। वहीं कुछ एरिया में जो है उन्हें प्रवेश की छूट दी गई, पर वहां भी जो है उन पर कड़ी नजर रखी जाती थी और जंगलों में जो है दाखिल होने के लिए उन्हें परमिट लेना पड़ता था। अब जो है जंगल में उनके प्रवेश और वापसी की जो तारीख है वो पहले से ही तय होती थी और वो जंगल में जो है बहुत ही कम दिन बिता सकते थे। अब जो है पेस्टुलिस्ट किसी जंगल में ज्यादा समय तक नहीं रह सकते थे, भले ही वहां चारा कितना ही क्यों ना हो, घास मतलब कि ग्रास जो है कितना भी क्यों ना हो और चारों तरफ घनी हरियाली ही क्यों ना हो। उन्हें जो है इसलिए निकलना पड़ता था क्योंकि अब जो है उनकी जिंदगी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट द्वारा जारी की गई परमिटों के हिसाब से चलती थी। परमिट में जो है पहले ही लिख दिया जाता था कि वे लीगली जो है कब तक जंगल में रहेंगे। अगर वे जो है ज्यादा दिन तक रुक जाते थे तो उन पर जुर्माना लगा दिया जाता था। तो ये तो हमने दूसरा कारण देखा जिनके कारण उनकी जिंदगी काफी बदल गई थी। अब हम बात करेंगे तीसरे कारण की। तो तीसरा कारण ये था कि ब्रिटिश ऑफिसर्स जो हैं वो नोमैडिक पीपुल को जो है शक की नजर से देखते थे। वे जो हैं गांव-गांव जाकर अपनी चीजें बेचने वाले क्राफ्टमैन और ट्रेडर्स, इसके अलावा अपने जानवरों को हर साल नए नए पेस्चर की तलाश में रहने वाले, इसके अलावा हर मौसम में अपनी प्लेस ऑफ रेजिडेंस को बदलने वाले पेस्टुलिस्ट पर जो है यकीन नहीं कर पाते थे। कॉलोनियल गवर्नमेंट जो है वो चाहती थी कि वे जो है एक सेटल्ड पॉपुलेशन पर रूल करे। वे चाहते थे कि रूरल पीपुल जो है वो गांव में रहें, उनका एक फिक्स्ड प्लेस हो, उनका जो है पर्टिकुलर फील्ड पर फिक्स्ड राइट हो, क्योंकि वे जानते थे कि ऐसे पॉपुलेशन को जो है कंट्रोल करना बहुत ही इजी होगा। इसलिए जो लोग भी जो है टिक कर एक जगह रहते थे उन्हें शांति प्रिय और कानून का पालन करने वाला माना जाता था। वहीं नोमैडिक को जो है क्रिमिनल माना जाता था।
इसी को देखते हुए 1871 में जो है कॉलोनियल गवर्नमेंट ने क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट को पास किया। इस एक्ट के तहत बहुत सारे कम्युनिटीज क्राफ्टमैन के, ट्रेडर्स के और पेस्टोरलिस्ट के जो हैं क्लासिफाई कर दिए गए एज अ क्रिमिनल ट्राइब्स। उन्हें जो है अब नेचर से और बाय बर्थ से ही क्रिमिनल माना जाने लगा। इस कानून के लागू होते ही ऐसे सभी कम्युनिटीज को जो है कुछ खास गांवों या बस्तियों में जो है बस जाने का हुक्म सुना दिया गया। उनको जो है बिना परमिट के आने जाने पर रोक लगा दी गई और विलेज पुलिस जो है उन पर सदा नजर रखने लगी। तो हम देख सकते हैं कि उन्हें इससे काफी परेशानी होने लगी। चलिए अब फोर्थ रीजन की बात करते हैं। तो अपनी रेवेन्यू इनकम बढ़ाने के लिए कॉलोनियल गवर्नमेंट ने जो है टैक्स वसूलने का हर संभव रास्ता अपनाया। उन्होंने लैंड, कैनल वाटर, सॉल्ट, ट्रेड गुड, यहां तक कि एनिमल पर भी जो है टैक्स इंपोज कर दिया। अब जो है पेस्टुलिस्ट से पेस्चर में चरने वाले मतलब कि ग्रेज करने वाले एक एक जानवर पर जो है टैक्स वसूल किया जाने लगा। देश के ज्यादातर हिस्सों में मिड 19th सेंचुरी में जो है ग्रेजिंग टैक्स इंट्रोड्यूस कर दिया गया और ये जो टैक्स है पर कैटल ये तेजी से बढ़ते गया और ये जो सिस्टम ऑफ कलेक्शन है ये दिनों दिन और इफिशिएंट होती गई। 1850 से 1880 के दशकों के बीच में तो टैक्स वसूली का जो काम है वो बाकायदा बोली लगाकर कॉन्ट्रैक्टर को जो है सौंपा जाता था। इसके बाद ये जो कॉन्ट्रैक्टर हैं ये कॉन्ट्रैक्ट पाने के लिए जो पैसा देते थे सरकार को उसे वसूल करने और साल भर में ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाने के लिए वे जितना चाहे उतना जो टैक्स है वो वसूल सकते थे। आगे जाकर 1880s तक जो है गवर्नमेंट खुद ही डायरेक्टली पेस्टोरलिस्ट से टैक्स कलेक्ट करने लगी। अब जो है प्रत्येक पेस्टोरलिस्ट को एक पास जारी कर दिया गया। अब जो है ग्रेजिंग एरिया में इंटर करने के लिए एक कैटल हर्डर को जो है पास शो करना पड़ता था और साथ ही साथ टैक्स भी पे करना पड़ता था। इस पास में जो है कुछ खास इंफॉर्मेशन दर्ज की जाती थी जैसे कि पेस्टोरलिस्ट के पास कितने जानवर हैं और उसे जो है कितना टैक्स चुकाया है। तो ये तो हमने देखा कि क्या क्या चेंजेज आए। चलिए अब देखते हैं कि पेस्टोरलिस्ट के लाइफ को जो है इन चेंजेस ने कैसे अफेक्ट किया। तो इन चीजों की वजह से पेस्चर की जो है सीरियस कमी पैदा हो गई। जैसे जैसे ज़्यादा से ज़्यादा ग्रेजिंग लैंड को सरकारी कब्जे में लेकर उन्हें खेतों में बदला जाने लगा वैसे वैसे पेस्चर के लिए जो उपलब्ध इलाका था वो डिक्लाइन करने लगा। इसी तरह फॉरेस्ट को रिजर्व करने का यह नतीजा हुआ कि शेफर्ड और कैटल हर्डर जो है अब अपने जानवरों को जंगल में पहले जैसी आजादी से नहीं चरा सकते थे। तो जब पेस्चर लैंड जो है डिसअपियर होने लगा और उसे जो है खेती करने के लायक बनाया जाने लगा तो जो भी ग्रेजिंग लैंड बचा हुआ था उसी में जो है अब एनिमल को चराया जाने लगा। इसका नतीजा ये हुआ कि अब पेस्चर जो है सदा जानवरों से भरा रहने लगा। इससे जो है एक प्रॉब्लम भी क्रिएट हो गई। अब तक तो नोमैडिक पेस्टोरलिस्ट जो है अपने जानवरों को कुछ दिन तक ही एक इलाके में चराते थे और उसके बाद जो है किसी और इलाके में चले जाते थे। इस अदला बदली की वजह से जो है पेस्चर को हरे भरे होने का समय मिल जाता था। लेकिन जब पेस्टोरलिस्ट पर जो है रेस्ट्रिक्शंस लगा दी गई तो ग्रेजिंग लैंड जो है अब कंटिन्यूअसली यूज होने लगा और इससे क्या हुआ कि क्वालिटी जो है पेस्चर का वो डिक्लाइन करने लगा और इसका नतीजा ये हुआ कि जानवरों के लिए अब चारा और कम पड़ने लगा। फलस्वरूप जानवरों की जो सेहत है और उनका जो पॉपुलेशन है वो गिरने लगी। इसके बाद चारे की कमी और जब तब पड़ने वाला जो फैमिन था उसकी वजह से कमजोर और भूखे जानवर जो है वो बड़ी संख्या में मरने लगे। तो चलिए देखें कि पेस्टोरलिस्ट ने जो है इन बदलावों का जो सामना है वो कैसे किया। तो पेस्टोरलिस्ट ने जो है इन चेंजेस के खिलाफ बहुत ही तरीके से रिएक्ट किया। कुछ पेस्टोरलिस्ट ने जो है नंबर ऑफ कैटल ही कम कर दी क्योंकि अब जो है बहुत सारे जानवरों को चराने के लिए पहले की तरह बड़े बड़े और बहुत सारे मैदान नहीं बचे थे।
वहीं दूसरे लोगों ने जो है नए पैस्ट्योर को डिस्कवर किया जब ओल्ड ग्रेजिंग ग्राउंड पर जो है जाना मुश्किल हो गया। मिसाल के तौर पर अगर बात करें तो कैमेल और सीप पालने वाले जो राइका थे वो 1947 के बाद ना तो सिंध में जा सकते थे और ना ही इंदस नदी के किनारे अपने जानवरों को चरा सकते थे, क्योंकि न्यू पॉलिटिकल बाउंड्रीज जो हैं इंडिया और पाकिस्तान के बीच में वो जो है उनके मूवमेंट को रोक दी थी। जाहिर ही है अब उन्हें जो है जानवरों को चराने के लिए नई जगह ढूंढनी थी। अब जो है वे हरियाणा के खेतों में जाने लगे हैं, जहां हार्वेस्ट के बाद मतलब कि कटाई के बाद खाली पड़े खेतों में वे जो है अपने जानवरों को चरा सकते हैं। इसी समय फील्ड को जो है मैन्योर की जरूरत रहती है जो उन्हें इन जानवरों से मिल जाती है। आगे जाके समय गुजरने के साथ कुछ रिच मतलब कि जो अमीर जो पेस्टोरलिस्ट थे वे जमीन खरीदकर एक जगह बस कर रहने लगे। उनमें से कुछ जो है वो नियमित रूप से खेती करने लगे, जबकि कुछ जो है वो ट्रेड करने लगे। वहीं दूसरी तरफ जिन पेस्टोरलिस्ट के पास ज्यादा पैसा नहीं था वे जो है मनी लेंडर से इंटरेस्ट पर कर्ज लेकर दिन काटने लगे। इस चक्कर में जो है बहुतों के जो जानवर हैं वे भी हाथ से जाते रहे और वे जो हैं मजदूर बनकर रह गए। वे जो हैं फील्ड में या फिर छोटे मोटे टाउन्स में मजदूरी करते दिखाई देने लगे। इस सब के बावजूद जो है पेस्टोरलिस्ट न केवल आज भी जिंदा हैं बल्कि हाल के डिकेड में तो कई जगह उनकी पॉपुलेशन एक्सपेंड की है। जब भी किसी इलाके के पेस्चर लैंड में जो है उनके एंट्री पर रोक लगा दी जाती वे जो है अपने मूवमेंट के डायरेक्शन को चेंज कर लेते, जानवरों के साइज को कम कर लेते और नई दुनिया से तालमेल बैठाने के लिए दूसरे काम धंधे भी करने लगते। बहुत सारे इकोलॉजिस्ट का मानना है कि ड्राई रीजन्स और माउंटेन में पेस्टोरलिज्म जो है वो इकोलॉजिकली बहुत ही ज़्यादा सूटेबल है लाइफ के लिए। वैसे पेस्टोरल कम्युनिटी पर जो है इस तरह के जो बदलाव हैं वो सिर्फ हमारे देश में ही नहीं थोपे गए थे। वर्ल्ड के बहुत सारे पार्ट्स में न्यू लॉज और सेटलमेंट पैटर्न ने जो है पेस्टोरल कम्युनिटी को फोर्स किया कि वे अपने जीने के जो तरीके हैं उसको चेंज करें। तो चलिए देखें कि मॉडर्न वर्ल्ड में आए इन बदलावों से निपटने के लिए बाकी देशों के पेस्टोरल कम्युनिटी ने जो है क्या रास्ते अपनाए। तो अब हम बात करेंगे पेस्टोरलिज्म इन अफ्रीका। आइए अब जरा अफ्रीका की तरफ चले जहां दुनिया की आधी से ज्यादा पेस्टोरल पॉपुलेशन रहती है। आज भी अफ्रीका के लगभग 22 मिलियन जो लोग हैं वो रोजी रोटी के लिए किसी न किसी तरह से जो है पेस्टोरल एक्टिविटी पर ही निर्भर हैं। इनमें बेदुइन्स, बर्बेर्स, मासाई, सोमाली, बोरान और तुर्काना जैसे जाने माने कम्युनिटी भी शामिल हैं। इनमें से ज़्यादातर जो लोग हैं वो सेमी एरिड ग्रासलैंड या एरिड डिजर्ट में रहते हैं, जहां पर एग्रीकल्चर जो कि रेन पर डिपेंडेंट है वो करना मुश्किल है। यहाँ की कम्युनिटी जो हैं कैटल, कैमल, गोट्स, सीप और डंकीज को जो है पालते हैं और मिल्क, मीट, एनिमल स्किन और ऊल को जो है बेचते हैं। मतलब कि वे जो हैं गाय, बैल, ऊंट, बकरी, भेड़ और गधे को जो है पालते हैं और दूध, मांस, पशुओं की जो खाल होती है और ऊन को जो है बेचते हैं। कुछ जो है अर्न करने के लिए ट्रेड और ट्रांसपोर्ट संबंधित काम भी करते हैं। वहीं कुछ जो हैं पेस्टोरल एक्टिविटी के साथ साथ एग्रीकल्चर भी करते हैं। इन सब के अलावा जो है वे और भी बहुत ही वैरायटी के और जॉब जो है करते हैं ताकि पेस्टोरलिज्म से जो अर्निंग बहुत ही कम होती है उसको सप्लीमेंट कर सके और अच्छे से गुजारा कर सके। आगे जाकर इंडिया की तरह ही अफ्रीका के जो पेस्टोरलिस्ट थे उनकी ज़िंदगी में भी कॉलोनियल और पोस्ट कॉलोनियल पीरियड में गहरे बदलाव आए हैं। चलिए पता करते हैं कि आखिर क्या थे ये बदलाव।
तो इन चेंजेस को हम जो है पेस्टोरल कम्युनिटी के एक खास कम्युनिटी के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे और उस पेस्टोरल कम्युनिटी का नाम है मसाई। तो ये जो मसाई कैटल हर्डर हैं, ये मोटे तौर पर जो है ईस्ट अफ्रीका के निवासी हैं। इनमें से लगभग 3 लाख जो हैं वो साउदर्न केनिया और 1,50,000 जो है तंजानिया में रहते हैं। अभी जो है हम देखेंगे कि नए कानून और जो रेगुलेशंस थे उन्होंने जो है किस तरह से न केवल उनकी जमीन उनसे छीन ली बल्कि उनकी आने जाने पर भी रेस्ट्रिक्शन लगा दी गई। इन लॉज के कारण जो है ड्राउट के दिनों में उनकी जिंदगी गहरे तौर पर बदल गई है और उनका जो सोशल रिलेशनशिप है वो भी जो है एक नई शक्ल में ढल गए हैं। तो चलिए पता करें कि ग्रेजिंग लैंड का क्या हुआ। तो मसाइयों की सबसे बड़ी समस्या ये रही कि उनके जो ग्रेजिंग लैंड है वो दिनों दिन घटते जा रहे हैं। कॉलोनियल टाइम से पहले मसाई लैंड का जो इलाका है वो नॉर्थ केनिया से लेकर नॉर्दर्न तंजानिया के मैदानों तक फैला हुआ था। 19वीं सेंचुरी के आखिर में यूरोपियन इंपेरियल पावर ने जो है अफ्रीका में कब्जे के लिए मारकाट शुरू कर दी और बहुत सारे इलाकों को जो है छोटे छोटे कॉलोनीज में तब्दील करके अपने कब्जे में ले लिया। 1885 में ब्रिटिश केनिया और जर्मन तांगेनिका के बीच एक इंटरनेशनल बाउंड्री जो है खींचकर मसाई लैंड के 2 बराबर टुकड़े कर दिए गए। बाद के सालों में सरकार ने जो है वाइट सेटलमेंट के लिए बेस्ट ग्रेजिंग ग्राउंड को अपने कब्जे में ले लिया और मसाइयों को जो है साउथ केनिया और नॉर्थ तंजानिया के छोटे से इलाके में समेट दिया गया। कॉलोनियल रूल से पहले मसाइयों के पास जितना जमीन था उसका लगभग 60% जो है उनसे छीन लिया गया। उन्हें जो है ऐसे सूखे इलाके में कैद कर दिया गया जहां ना तो अच्छी बारिश होती थी और ना ही जो है पैस्ट्यूर अच्छे थे। इसके बाद 19वीं सेंचुरी के आखिर में ब्रिटिश कॉलोनियल गवर्नमेंट जो कि ईस्ट अफ्रीका में थी उसने जो है लोकल पीजेंट कम्युनिटीज को इनकरेज किया ताकि वे कल्टीवेशन को एक्सपेंड करें। जैसे जैसे कल्टीवेशन जो है एक्सपेंड किया पैस्ट्यूर लैंड जो है वो कल्टीवेटेड लैंड में तब्दील होने लगी, मतलब कि खेती करने के लायक जमीन में तब्दील होने लगी। और इसका नतीजा ये देखने को मिला कि कॉलोनियल टाइम से पहले जो मसाई पेस्टोरलिस्ट जो है अपने पड़ोसी किसान पर डोमिनेट करते थे इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली, अब कॉलोनियल रूल के अंत होते होते सिचुएशन जो है पूरी तरह से बदल चुकी थी, मतलब कि उलट हो चुकी थी। अब जो है लार्ज एरिया जो था ग्रेजिंग लैंड का उसको तब्दील कर दिया गया गेम रिजर्व में, जैसे कि केनिया में मसाई मारा व सांबुरू नेशनल पार्क और तंजानिया में सेरेनगेटी पार्क। इन रिजर्व फॉरेस्ट में जो है पेस्टोरलिस्ट का आना जाना मना था। इन इलाकों में ना तो वे शिकार कर सकते थे और ना ही अपने जानवरों को चरा सकते थे। ये जो एरिया था ये ट्रेडिशनली जो है उनका ग्रेजिंग ग्राउंड था हमेशा से और वे अक्सर जो है यहाँ जानवरों को चराने आते थे। ये जो सेरेंगेटी नेशनल पार्क बना था, अगर हम एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो ये जो है लगभग 14,760 किलोमीटर जो है वो मसाई ग्रेजिंग लैंड को कब्जा करके किया गया था। आगे बढ़ने से पहले इस फिगर को देखिए। ग्रास के बिना जो जानवर हैं वो मालन्यूरिश्ड हो जाते हैं, मतलब कि कुपोषण का शिकार हो जाते हैं, जिसका मतलब है कि जो पेस्टोरलिस्ट के परिवार हैं और बच्चे हैं उनको जो है भोजन कम पड़ने लगता है। ड्राउट और फूड शॉर्टेज से जो है ये एरिया काफ़ी परेशान रहता है। फिर भी इसके आसपास पड़ने वाला अम्बोसेली नेशनल पार्क जो है पिछले साल टूरिज्म से जो है लगभग 24 करोड़ केनियन शिलोंग कमाया था। अगर हम यूएस डॉलर में बात करें तो लगभग 35 लाख यूएस डॉलर। इन सब के अलावा किलिमंजारो वाटर प्रोजेक्ट जो है वो भी इसी इलाके से होकर जाता है, लेकिन यहाँ रहने वाले कम्युनिटी को ना तो पीने के लिए पानी और ना ही इरिगेशन के लिए इस परियोजना का पानी जो है इस्तेमाल करने का छूट है। तो हम देख सकते हैं कि अभी भी जो है ऐसी कम्युनिटी सफ़र कर रही है। अब जो है इस फिगर को देखिए तो मसाई नाम जो है वो माँ शब्द से निकला है। मासाई मतलब होता है मेरे लोग। अगर ट्रेडिशनली बात करें तो मसाई जो हैं वो नोमैडिक और पेस्टोरल पीपुल होते हैं।
जो कि अपनी जिंदगी चलाने के लिए मिल्क और मीट पर डिपेंड करते हैं। ड्राउट जो है वो काफी कॉमन है सेमी एरिड इलाके में। ऐसे समय में जो है बहुत सारे जानवर मर जाते हैं। तो अभी हम देख रहे थे कि पेस्टोरलिस्ट का जो ग्रेजिंग ग्राउंड होता था उसको काफी हद तक उन्होंने कब्जा कर लिया था। अच्छे ग्रेजिंग लैंड और वाटर रिसोर्सेज के हाथ से निकल जाने की वजह से उस छोटे से इलाके पर दबाव बहुत ज्यादा बढ़ गया, जिसमें मसाइयों को जो है ढकेल दिया गया। एक छोटे से इलाके में लगातार ग्रेज करने का नतीजा ये हुआ कि पेस्च्योर का जो क्वालिटी है वो गिरने लगा। ऊपर से चारे की जो है हमेशा कमी रहने लगी और अब जो है कैटल को फीड कराना एक कंटिन्यूअस प्रॉब्लम बन गया। तो आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करेंगे द बॉर्डर्स आर क्लोज्ड। तो अब हम देखेंगे कि जब बॉर्डर्स को जो है क्लोज कर दिया गया तो उससे जो है पेस्टोरलिस्ट पर क्या इफेक्ट पड़ा। तो 19th सेंचुरी में अफ्रीकन पेस्टोरलिस्ट जो है वो पेस्च्योर की तलाश में जो है दूर दूर तक चले जाते थे। जब एक जगह के पेस्च्योर जो है वो खत्म हो जाते थे तो वे जो है अपने जानवरों को लेकर किसी और जगह चले जाते थे। लेकिन 19th सेंचुरी के आखिर में जो है कॉलोनियल गवर्नमेंट ने उनके आने जाने पर बहुत तरह के रेस्ट्रिक्शन लगा दी, मतलब कि पाबंदियां लगा दी। वहीं मसाइयों की तरह ही अदर पेस्टोरल ग्रुप को जो है स्पेशल रिजर्व इलाकों की सीमाओं में कैद कर दिया गया। इस रिजर्व का जो बाउंड्री था इसके पार जो है कम्युनिटी नहीं जा सकती थी। अब जो है वे स्पेशल परमिट लिए बिना अपने जानवरों को लेकर बाहर नहीं जा सकते थे। लेकिन परमिट हासिल करना भी जो है कोई आसान काम नहीं था। इसके लिए जो है उन्हें ट्रबल और हरासमेंट जो है फेस करना पड़ता था और अगर जो है कोई नियम का पालन नहीं करता था तो उसे जो है कड़ी सजा दी जाती थी। इन सब के अलावा पेस्टोरलिस्ट को जो है व्हाइट के इलाके में पड़ने वाले जो बाजार थे उसमें जाने से रोक दिया गया। बहुत सारे इलाकों में तो वे कई तरह के ट्रेड जो है वे भी नहीं कर सकते थे। व्हाइट सेटलर और यूरोपियन जो है वो पेस्टोरलिस्ट को जो है डेंजरस और सैवेज मानते थे, मतलब कि जंगली मानते थे। उनकी नज़र में ये ऐसे लोग थे जिनके साथ कम से कम कांटेक्ट रखना ही अच्छा था। लेकिन इन लोकल लोगों से किसी तरह के संबंध न रखना भी मुमकिन नहीं था, क्योंकि व्हाइट कॉलोनिस्ट जो है ब्लैक लेबर पर डिपेंड करते थे माइनिंग के लिए, रोड बनाने के लिए और शहर बसाने के लिए। तो ये जो नया टेरिटोरियल बाउंड्रीज और रेस्ट्रिक्शन जो है उन पर इम्पोज किया गया था उसने जो है सडनली उनका लाइफ जो है, मतलब कि पेस्टोरलिस्ट का जो लाइफ है उसको चेंज कर दिया। इसने जो है उनके पेस्टोरल और ट्रेडिंग एक्टिविटीज को जो है बहुत ही बुरी तरह से अफेक्ट किया। अब तक जो है पेस्टोरलिस्ट न केवल जानवरों को चराते थे बल्कि तरह तरह के ट्रेड भी किया करते थे। जब कॉलोनियल रूल आया तो उसने जो है उन पर बहुत तरह की रेस्ट्रिक्शन लगा दी, जिससे उनका व्यापार तो बंद नहीं हुआ लेकिन उन्हें जो है इससे बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम जरूर हुई और अब जो है वे वेरियस रेस्ट्रिक्शन के अंदर रहने पर मजबूर हो गए। तो ये तो हमने देखा कि जब बॉर्डर क्लोज हो गई तो उन पर क्या असर पड़ा। अब हम बात करेंगे व्हेन पेस्च्योर्स ड्राई, मतलब कि जब पेस्च्योर जो है सूख जाते थे तब उन पर क्या असर पड़ा। तो ये जो ड्राउट है, मतलब कि सूखा जो है वो दुनिया भर के पेस्टोरलिस्ट की जिंदगी जो है उस पर असर डालता है। जिस साल बारिश नहीं होती और पेस्च्योर सूख जाते हैं, अगर उस साल जो है जानवरों को, मतलब कि कैटल को जो है किसी हरे भरे इलाके में न ले जाया जाए तो जो है उनके सामने भुखमरी का संकट पैदा हो जाता है। यही कारण है कि ट्रेडिशनली पेस्टोरलिस्ट जो होते हैं वो नोमैडिक होते हैं और वे यहां से वहां जाते रहते हैं। इसी स्वभाव के कारण वे बुरे वक्त का सामना कर पाते हैं और संकट से बच निकलते हैं। लेकिन कॉलोनियल रूल के बाद तो मसाइयों को जो है एक पर्टिकुलर इलाके में कैद कर दिया गया था। उनके लिए एक इलाका जो है रिजर्व कर दिया गया और पेस्च्योर की खोज में यहाँ वहाँ भटकने पर रोक लगा दी गई। उन्हें जो है बेस्ट ग्रेजिंग लैंड से दूर कर दिया गया और एक ऐसी सेमी एरिड एरिया में रहने पर मजबूर कर दिया गया जहां पर ड्राउट जो है अक्सर आया करती थी। क्योंकि अब ये लोग जो है संकट के समय भी अपने जानवरों को लेकर ऐसी जगह नहीं जा सकते थे जहां उन्हें पेस्च्योर मिल सकते थे,
इसलिए सूखे के सालों में मतलब कि ड्राउट के सालों में जो है मसाइयों के जो बहुत सारे जानवर होते थे वे भूख और बीमारियों की वजह से मारे जाते थे। 1930 के एक इंक्वायरी से पता चला कि कीनिया में मसाइयों के पास जो है 7,20,000 कैटल थे, 8,20,000 जो है भेड़ थे मतलब कि सीप थी और 1,71,000 जो है डंकीज थे। लेकिन 1933 और 1934 में पड़े 2 साल के ड्राउट के बाद जो है इनमें से आधे से ज़्यादा जानवर जो है मर चुके थे। तो हम देख सकते हैं कि ड्राउट का इफेक्ट जो है काफ़ी खतरनाक था। जैसे जैसे ग्रेजिंग लैंड जो है वो श्रैंक हुई मतलब कि कम हुई, सूखे मतलब कि ड्राउट जो है उसका जो परिणाम हमें देखने को मिला वो और भयानक रूप लेती गई। इसी तरह बार बार आने वाले बुरे सालों की वजह से जो है पेस्टुलिस्ट के जानवरों की जो संख्या है वो लगातार गिरावट आती रही। तो ये तो हमने देखा कि जब पेस्चर जो है सूख जाती है तो पेस्टुलिस्ट पर क्या इफेक्ट पड़ता है। अब हमारा अगला टॉपिक है नॉट ऑल वेयर इक्वली अफेक्टेड। मतलब कॉलोनियल पीरियड में जो है सारे के सारे जो पेस्टुलिस्ट थे वो एक तरह से अफेक्ट नहीं हुए थे। कॉलोनियल पीरियड में अफ्रीका के बाकी स्थानों की तरह मसाई लैंड में भी आए बदलावों से सारे पेस्टुलिस्ट पर जो है एक जैसा असर नहीं पड़ा। प्री कॉलोनियल टाइम्स में जो है मसाई सोसाइटी 2 सोशल कैटेगरी में डिवाइडेड था। एक का नाम था इल्डर्स और दूसरा का नाम था वॉरियर्स। इल्डर्स ने रूलिंग ग्रुप बनाया था मतलब वे जो है शासन चलाते थे और वे जो है पीरियोडिक काउंसिल में मिलते थे ताकि कम्युनिटी का जो भी अफेयर है उसको डिसाइड कर सके और कोई डिस्प्यूट है तो उसे सेटल कर सके। वहीं अगर हम वॉरियर्स की बात करें तो उसमें जो है ज़्यादातर यंगर पीपुल थे मतलब कि नौजवान थे जिन्हें मुख्य रूप से लड़ाई लड़ने और ट्राइब्स की हिफाजत करने के लिए तैयार किया जाता था। ये जो है कम्युनिटी को डिफेंड करते थे और दूसरे ट्राइब के जो जानवर होते थे उन्हें छीन कर लाते थे। रेडिंग जो है वो काफी इंपॉर्टेंट था सोसाइटी में क्योंकि कैटल ही वहां पर वेल्थ था। मतलब जहां जानवर ही संपत्ति हो वहां हमला करके दूसरों का जानवर छीन लेना ही एक इंपॉर्टेंट काम होता था। अलग अलग पेस्टोरल ग्रुप की जो ताकत है वो इन्हीं हमलों से तय होती थी। युवाओं को वॉरियर क्लास का हिस्सा तभी माना जाता था जब वे दूसरे समूह के मतलब दूसरे ग्रुप के जानवर को छीनकर और युद्ध में जो है बहादुरी का प्रदर्शन करके साबित कर देते थे। फिर भी वे इल्डर्स के नीचे रहकर ही काम करते थे। मसाइयों के मामले की देखभाल करने के लिए ब्रिटिश ने जो है कई ऐसे फैसले लिए जिनसे आने वाले सालों में बहुत ही गहरे असर पड़े। उन्होंने कई मसाई ग्रुप के चीफ को जो है तय कर दिया और अपने अपने ट्राइब्स के सारे मामले की जो जिम्मेदारी है उन्हें सौंप दी। इसके बाद उन्होंने रेडिंग मतलब कि हमलों और लड़ाइयों पर जो है रेस्ट्रिक्शन लगा दी। इस तरह इल्डर्स और वॉरियर्स दोनों की जो ट्रेडिशनल अथॉरिटी थी वो बहुत ही कमजोर हो गई। जैसे जैसे समय बीता कॉलोनियल गवर्नमेंट द्वारा चुने गए चीफ जो हैं वेल्थ इकट्ठा करने लगे मतलब कि माल इकट्ठा करने लगे। उनके पास अब एक रेगुलर इनकम थी जिससे वे एनिमल गुड्स और लैंड्स को जो है खरीद सकते थे। वे जो है अपने गरीब पड़ोसियों को टैक्स चुकाने के लिए कर्ज का पैसा देते थे। उनमें से जो है ज़्यादातर बाद में जो है शहरों में जाकर बस गए और व्यापार करने लगे मतलब कि ट्रेड करने लगे। लेकिन उनके जो बीवी बच्चे थे वे गांव में ही रहकर जानवरों की देखभाल करते थे। ये चीफ जो हैं किसी तरह मैनेज करके जो वार और ड्राउट से डिवास्टेशन हुआ था उससे सरवाइव किए। उनके पास अब पेस्टोरल और नॉन पेस्टोरल दोनों तरह के इनकम होते थे और अब जो है अगर उनके पास किसी जानवर की कमी हो जाती थी तो वे जो है और जानवर खरीद सकते थे। वहीं दूसरी तरफ जो पेस्टोरलिस्ट सिर्फ अपने जानवरों के सहारे जिंदगी बसर कर रहे थे उनकी हालत अलग थी। उनके पास बुरे वक्त का सामना करने के लिए अक्सर रिसोर्सेज नहीं होते थे। वार और फैमिन के दौरान जो है उनका सब कुछ खत्म हो जाता था और तब जो है उन्हें काम की तलाश में आसपास के शहरों में शरण लेनी पड़ती थी। कोई जो है चारकोल जलाने का काम करता था तो कोई और कुछ करता था और उन्हीं में से जिनकी किस्मत अच्छी होती थी उन्हें जो है रेगुलर वर्क मिल जाता था रोड और बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में।
तो अगर हम मोटे तौर पर बात करें तो मसाई सोसाइटी में जो है 2 लेवल पर बदलाव आए। पहला ये कि इल्डर्स और वैरियर्स के बीच जो एज पर आधारित ट्रेडिशनल जो है फर्क था वो पूरी तरह से भले ही खत्म ना हुआ हो पर बुरी तरह से अस्त व्यस्त जरूर हो गया था। और दूसरा ये था कि अमीर और गरीब पैस्टोरलिस्ट के बीच जो है नया भेदभाव पैदा हुआ। तो इस तरह हमने देखा कि कॉलोनियल पीरियड में जो है जो चेंजेस आए उससे जो है सारे पैस्टोरलिस्ट जो है एक तरीके से अफेक्ट नहीं हुए थे। चलिए अब लास्ट में कंक्लूजन को देखते हैं। तो इस तरह हम देखते हैं कि मॉडर्न वर्ल्ड में आए बदलावों से जो है दुनिया के अलग अलग पेस्टोरल कम्युनिटी पर जो है अलग अलग तरह के असर पड़े हैं। नए लॉज और नए जो बॉर्डर बने हैं उससे जो है उनके मूवमेंट के पैटर्न को अफेक्ट किया है। आने जाने पर रेस्ट्रिक्शन लगाने से जो है पेस्टोरलिस्ट के लिए बहुत ही डिफिकल्ट हो गया पेस्चर की खोज में यहाँ वहाँ जाना। जैसे जैसे पेस्चर जो है खत्म होते गए जानवरों को ग्रेज कराना एक मुश्किल काम होता चला गया और जो पेस्चर बचे थे वो भी जो है कंटिन्यूअस ओवर ग्रेजिंग की वजह से बेकार हो गए। इसके अलावा ड्राउट के समय जो है उनकी समस्याएं पहले से भी ज्यादा बढ़ गई क्योंकि अब जो है उनके जानवर बड़े मात्रा में जो है मतलब कि बड़े नंबर में जो है मरने लगे थे। इन सब के बावजूद जो है पेस्टोरलिस्ट बदलते वक्त के हिसाब से खुद को ढालते रहे। वे जो है अब अपनी एनुअल मूवमेंट का रास्ता बदल लेते हैं, जानवरों के जो नंबर हैं उसको कम कर लेते हैं, नए इलाके में जाने के लिए हर संभव लेन देन करते हैं। इसके अलावा पॉलिटिकल प्रेशर जो है गवर्नमेंट पर एक्सर्ट करते हैं ताकि उन्हें रिलीफ मिले, सब्सिडी मिले और अदर फॉर्म ऑफ सपोर्ट मिले। और इन सब के अलावा फॉरेस्ट और वाटर रिसोर्सेज की मैनेजमेंट में राइट की डिमांड करते हैं। तो इससे एक बात तो समझ में आ गई होगी कि पेस्टोरलिस्ट जो है वो अतीत के रेलिक्स नहीं है, मतलब कि अतीत के जो है बचे खुचे लोग नहीं हैं और वे जो है ऐसे लोग भी नहीं हैं जिनके लिए आज की मॉडर्न वर्ल्ड में जो है कोई जगह नहीं है। और अब तो इन्वायरमेंटलिस्ट और इकोनॉमिस्ट जो हैं वो पेस्टोरलिस्ट को जो है काफ़ी गंभीरता के साथ लेते हैं और उनका मानना है कि पेस्टोरल नोमैड की जो जीवन शैली है वो दुनिया के बहुत सारे पहाड़ी और सूखे इलाकों में परफेक्टली सूट करेगी। उम्मीद है कि आने वाले दिनों में उनका जो जीवन है वो और आसान हो। इसके साथ ही ये चैप्टर कंप्लीट होता है। अगर आपको इस चैप्टर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछना हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन डाल सकते हैं। आपके क्वेश्चन का आंसर जल्द से जल्द दे दिया जाएगा। ठीक है, फिर मैं अगले किसी और चैप्टर के साथ मिलता हूँ। और जाने से पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू।